जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना 007 स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल भारतीय फिजिक्स में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास 4 बम्बू थे अपने फिजिक्स के तंबू को खड़ा करने के लिए। ठीक है, तो उसमें पहला बम्बू क्या था भाई? पहला बम्बू था फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट बम्बू था आपका फिनोमिना। तीसरा बम्बू था आपका प्रोसेस एंड फोर्थ बम्बू था आपका रेशियो। तो बेसिकली देखो, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आज यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो यूनिट्स के बारे में हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं इस चैप्टर में, हमको बेसिकली करना क्या है। इस चैप्टर में देखो, सबसे पहले क्या है, हमने जब ये 4 तंबू यहाँ पर जो हमारा फिजिक्स का तंबू है उसमें 4 बम्बुओं को डिस्कस तो कर लिया। अब इन चारों का यूज, इन चारों का मेजरमेंट, या बेसिकली इसमें से फर्स्ट था फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है, हमने जो पहला फिजिकल क्वांटिटी बताई थी उसका मतलब यही था कि किसी भी चीज को मेजर करने के लिए, ठीक है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए हमने एक टूल का आविष्कार किया था जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, वो उसी के बारे में हम उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है, क्या उसकी यूनिट होने वाली है, यहाँ पर यूनिट के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद में जब जाहिर सी बात है, देखो हम इंसान है, अगर हम किसी भी चीज को मेजर करेंगे तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एरर रहेगा। उन एरर्स के बारे में आप लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उनके फॉर्मूलेज आप लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, उनको किस तरीके से रिमूव करा जाए, रिमूवल टेक्निक्स ऑफ एरर, ये भी आप लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और जो लास्ट इसका पार्ट है इस चैप्टर का वो है डायमेंशन, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी आप लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से हम लोग ये जो आपके पॉइंट्स लिख रहे हैं इंट्रोडक्शन के, कुछ इनको डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया होगा कि हमको चैप्टर में बेसिकली पढ़ना क्या है और किस तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत हुई थी। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर बेचो दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, कि एक फिजिकल क्वांटिटी इज ए टूल ऑफ अ फिजिकल सिस्टम। मैंने बताया था आपको कि बेसिकली क्या होता है, एक टूल है, बेसिकली एक नापने का एक ऐसा यंत्र है जिससे कि हम किसी भी फिजिकल सिस्टम की, या मैटर बोलते हैं इसको क्योंकि कोई भी फिजिकल सिस्टम मैटर ही होगा, उससे कुछ बेसिक लॉज भी कह सकते हो आप यहाँ पर, या फिर आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो, कैन बी डिस्क्राइब और मेजर, यानी कि हम उनको समझ सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प से। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? चलिए अब देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है भाई। नेक्स्ट पॉइंट हमारी जो, ये हमारी जो देवी जी हैं साइंस, और वी कैन से इनकी जो एक पार्ट है, ब्रांच है फिजिक्स, उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि फिजिक्स की एक नई डेफिनेशन है इस चैप्टर के मुताबिक। ये क्या कहता है कि फिजिक्स क्या है, बेसिकली इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फिजिक्स डील किससे करने वाली है यहाँ पर इस चैप्टर में। फिजिक्स इज ए क्वांटिटेटिव साइंस। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करना, उसके बारे में पढ़ना। मैटर की क्वांटिटी मतलब होता है एक तरीके से मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज है, उनकी क्वांटिटी को मेजर करना। मान लो मैंने आपसे बोला शक्ति आप में कितनी है, तो कितनी क्या होगी आपकी क्वांटिटी होगी, आप में इतनी क्वांटिटी है शक्ति की, इतनी क्वांटिटी आप में फोर्स की है। इस तरीके से हमें क्वांटिटेटिव साइंस होती है। ये किस पर बेस्ड होती है बेटा, बताइए यहाँ पर? बेस्ड ऑन मेजरमेंट, जो कि आप मेजर करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं अलग अलग वॉरियस फिजिकल क्वांटिटीज का। ठीक है, ये एक क्या होता है, क्वांटिटेटिव ही साइंस है जो कि क्वांटिटी पर टिकी हुई है, अलग अलग मेजरमेंट्स की। कौन से मेजरमेंट? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के जो मेजरमेंट्स है, जो हमने मेजर करी थी फिजिकल क्वांटिटी, उनके ऊपर ही ये पूरी साइंस या फिजिक्स पूरी बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है भाई? नेक्स्ट पॉइंट आपका बोलता है द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। अभी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हमने यहाँ पर कई बार देखा है, इन दोनों में होता क्या, ये देख लेते हैं इसको। देखो ये आपका एक प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था एक टेक्निक, कोई प्री प्लान एक्टिविटी प्रोसेस कहलाती है। तो ये आपका एक प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है कंपैरिजन, किस किस के बीच में बेटा, या किसके साथ कंपैरिजन करता है? सिमिलर या स्टैंडर्ड रेफरेंस, जिसको हम यूनिट कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देख लेंगे कि स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या होता है, यूनिटी होता है किसकी, जो फिजिकल क्वांटिटी हम मतलब गिवन दे रखी है उसका हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करना है भाई। मतलब मान लो मैंने आपसे एग्जांपल दिया कि आपके पास फोर्स है, फोर्स का आपको क्या निकालना है भाई? मैग्नीट्यूड निकालना है। अभी मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड आपका क्या है? शॉर्ट फॉर्म है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट को हम मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब ही मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब फोर्स का हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया या क्वांटिटेटिव मेजरमेंट निकाल दिया। अब इसी प्रोसेस को निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये प्रोसेस का नाम हो गया, मैग्नीट्यूड आपने जो निकाला वो हो गया, और यहाँ पर जो कंपेरिजन करा जाएगा किसके साथ किया जाएगा? देखो फोर्स को अगर आपको निकालना है तो बेसिकली अलग फोर्स से ही इसका मेजरमेंट किया जाएगा, किसी और फोर्स के कंपेरिजन में ही आप निकालोगे। ठीक है, ये भी अभी हम आगे समझ जाएंगे। जैसे मान लो आपने मुझ पर फोर्स लगाया तो उसके कंपेरिजन में ही मैं आप पर फोर्स लगा पाऊंगा। तो आप क्या कहोगे भाई, जो आपने एक्शन किया है और जो मैंने आपके ऊपर रिएक्शन किया है, तो रिएक्शन का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो किसके बेसिस पर आएगा बेटा? एक्शन के बेसिस पर।
ठीक है, तो ये बात यहाँ पर समझाना चाह रही थी ये वाली लाइन। तो चलिए अब यहाँ पर कुछ आपका पॉइंट है, इसको फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, ओके, तो देखते हैं यहाँ पर। तो चलिए बेटा यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि क्यू आपका क्या है भाई। क्यू आपका है बेटा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कह सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट है। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या देखोगे, यहाँ पर एन देख लो, यहाँ पर स्मॉल एन क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर न्यूमेरिकल मेजर को शो करता है ये, या आप मेजरमेंट भी कह सकते हो भाई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर एन के बाद यू आप देख लो, यहाँ पर न्यूमेरिकल मेजरमेंट हो गया। यू आपका क्या है बेटा, स्टैंडर्ड रेफरेंस कह सकते हो, जिसको आप यूनिट कहोगे शॉर्ट में। ठीक है ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसको आप यूनिट कहते हो। तो ये लिंक कैसे होते हैं आपस में, इसका क्या रिप्रेजेंटेशन है वो हमको देखना है बेसिकली। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल मेजरमेंट लिखा है ना, ये तो आप इसी को मैग्नीट्यूड कहते हो बेटा, अभी हमने बताया था ना यहाँ पर। अरे सर आप क्या कर रहे हो, ये कुछ नहीं, बस ये बताना चाह रहे थे कि अभी आपने बताया ना मैग्नीट्यूड क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो फिर ये क्या होगा, ये मैग्नीट्यूड ना होकर के यहाँ पर आप देख रहे हैं रिजल्ट बेसिकली जो आप निकालना चाह रहे हैं। चलिए भाई अब देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये रिजल्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एन आपका न्यूमेरिकल मेजरमेंट या मैग्नीट्यूड जिसको हम बोलते हैं, और ये आपका यू स्टैंडर्ड रेफरेंस यूनिट। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो टेंशन मत लो आप। इसको बस रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देख लो। दिस इंप्लाइज आपका हमेशा होता है Q इज इक्वल टू एन यू। ये बेटा आपका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है भाई, Q इज इक्वल टू एन यू आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, कोई भी अगर आप चीज लिखते हो तो इसको इसी प्रकार से हम लोग लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें आप एग्जांपल देके यहाँ पर लिख सकते हो इस प्रकार से। क्या हो गया बेटा, जैसे मैंने आपसे बोला F फोर्स बराबर कितना हो गया, ये आपका रिजल्ट था ना फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी थी, फोर्स का रिजल्ट F से रिप्रेजेंट कर दिया हमने, जो कि किसके बराबर होगा, मान लो 5 मेरा क्या है न्यूमेरिकल मेजरमेंट मैंने निकाला था मैग्नीट्यूड, और यूनिट आपकी कितनी होती है इसकी, न्यूटन। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ लेंगे। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया आपका, ये हो गया। ओके चलिए, तो जैसा कि बेटा अब आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर कि हमने यहाँ पर आगे पॉइंट्स यहाँ पर लिख लिए हैं, तो इनको जल्दी से फटाफट करके एक एक करके डिस्कस कर देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए भाई इसमें यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, अभी हमने लास्ट देखा था इसमें इससे पहले कि Q इज इक्वल टू, हमने क्या बताया था आपको, रिप्रेजेंटेशन एन यू। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, Q इज इक्वल टू एन यू, हमने रिप्रेजेंटेशन देख दिया था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी Q का। ठीक है, इसमें Q इज इक्वल टू एन यू है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू एन यू का मतलब क्या था, Q फिजिकल क्वांटिटी थी कोई भी, जिसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, न्यूमेरिकल मेजरमेंट की टर्म में एन, और उसके साथ आप क्या लिखते हो, इसकी यूनिट यू। यूनिट को आप बोलते हो बेसिकली स्टैंडर्ड रेफरेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 3 सेपरेट यूनिट्स आपने बेसिकली किया क्या यहाँ पर कि U1 मान लो, इसकी एक एग्जांपल देकर समझा देते हैं कि मेरे पास यहाँ पर क्या है बेटा, डिस्टेंस है D। इसकी यूनिट एक मैंने ली मीटर, एक मैंने क्या ली बेटा सेंटीमीटर, और एक मैंने दी मान लो किलोमीटर। ठीक है, अलग अलग U1 U2 U3 हमारे पास ये यूनिट आ चुकी है। ठीक है, किसकी है ये, सेम फिजिकल क्वांटिटी की ही लेनी है आपको, ये एक ही फिजिकल क्वांटिटी Q के लिए चल रही है सारी बातें। ठीक है, उसके हमने मेजरमेंट देखे। मेजरमेंट बोले तो कि अगर मान लो आपने यहाँ पर एक लिया है मेजरमेंट, ठीक है, इसको आपने 1 मीटर लिया है, तो ये कितना होगा बेटा आपका 100 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा 10 की पावर -3 किलोमीटर, क्योंकि भाई 1 मीटर है ना ये, और क्या सही तो है, ये 10 की पावर -3 किलोमीटर होगा ये। तो अगर आप यहाँ पर मीटर लेते हो तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा बताइए, 100, और U2 अभी क्या है सेंटीमीटर, इक्वल टू N3 कितना है आपका 10 की पावर -3 किलोमीटर। बात सही है, समझ में आ गया होगा, आई होप सो आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ध्यान रखना बेटा इस पॉइंट को, आपका प्रेजेंटेशन बेसिकली यही बताना चाह रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो अब इसमें आगे अब आपका चैप्टर, ये तो आपका था बेसिक कि आपने यूनिट को जाना, यूनिट होती क्या है, कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके न्यूमेरिकल मेजरमेंट के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर आपका चैप्टर शुरू होता है बेसिकली यहाँ से, जो कि आपके अब यूज होंगी, ये सारी चीजें अब आपकी यूज होंगी चैप्टर में आगे, जो आपके पेपर में भी आएंगी। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर, एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज अ बेसिक या सर्टेन, या कोई भी बेसिक
या कोई भी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड रेफरेंस इज कॉल्ड द यूनिट। मतलब क्या है इसका, कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो आपके पास, ठीक है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो एक्सप्रेस किसके टर्म में की जा सकती है, मेनली मतलब किसके टर्म में एक्सप्रेस होती है, वो जानी किस बात से जाती है, उसकी एक बेसिक या कोई भी पर्टिकुलर मतलब निश्चित, कोई भी एक निश्चित होगी उसकी क्या स्टैंडर्ड रेफरेंस, तो आप यूनिट कहते हो। बात समझ में आया। जैसे कि इसमें एग्जांपल अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने आपसे कहा बेटा फोर्स, फोर्स के लिए क्या स्पेशल इसका यूनिट है, हम कहेंगे न्यूटन। हम इसको किससे जानते हैं, न्यूटन से। जैसे आपको न्यूमेरिकल में दे दिया कि आपके पास 5 न्यूटन का फोर्स गिवन है, ठीक है, तो 5 न्यूटन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स। मैंने आपसे बोल दिया 5 किलोग्राम, ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मास। इस तरीके से यहाँ पर आप क्या देख लेते हो, बताइए। फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग समझते हैं या पढ़ते हैं, इस प्रकार से हम जानी जाती है फिजिकल क्वांटिटी, एक्सप्रेस करी जाती है। चलिए अब यहाँ पर आपको कुछ जानकारी के लिए, कुछ नॉलेज के लिए पॉइंट्स लिखे हैं, वो क्या है भाई, CGPM। ये क्यों है, ये एक फ्रेंच की क्या होती है बेटा, कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली, फ्रेंच की ही ये आपकी क्या काउंसिल है, जो क्या करती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। इसका मतलब क्या है, ये कॉन्फ्रेंस होती है बेसिकली, कॉन्फ्रेंस का मतलब यहाँ पर बेसिकली कमेटी से है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। ये कमेटी है जो कि वेट और मेजर्स के बारे में पूरी दुनिया में क्या करती है, देख रेख करती है। क्या करती है ये, कैसे करेगी, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, वो ये है कि अगर कोई भी चेंज इसे करना हो, अपने मन से नहीं करेगी, बकायदा एक साइंटिस्ट इसके पास क्या लेके आएगा, प्रूफ लेके आएगा, तब ये पूरे क्या करेंगी, चेंज करने की अथॉरिटी तो रखती है, लेकिन किससे, किसी भी फॉर्मल डेफिनेशन में। फॉर्मल डेफिनेशन मतलब आपने बोला कि मेरे पास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम क्या होता है बताइए। 1 किलोग्राम कोई भी वेट है पर्टिकुलर, इसको नापा गया है कि नहीं। बेसिकली C12 एटम से इसका एक तरीके से आप देख सकते हो लिंक है। अभी इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताने हैं, क्योंकि अभी आपको बोला आपने 1 किलोग्राम मास आपको पता है कितना होता है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हो कि नहीं 1 किलोग्राम मास ये नहीं है, कुछ और है, या इससे कम है या इससे ज्यादा है, ठीक है ना। कि आप मान लो किसी तराजू में तोल रहे हो किलोग्राम को, आपने उसमें 2 रोटी आ गई 1 किलोग्राम में, अब आप कहोगे नहीं साहब एक में 3 आनी चाहिए, इसको आप कहोगे 1 किलोग्राम मतलब ज्यादा होगा 1 किलोग्राम, और उसकी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल मेजरमेंट को आप बदलना चाह रहे हो, ठीक है ना। तो वो कब हो सकता है, जब कोई भी साइंटिस्ट उनको लाके प्रूफ दे दे, और वो प्रूफ के साथ वो क्या करेंगे, उस यूनिट के फॉर्मल डेफिनेशन को चेंज करेंगी बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। सारी कंट्रीज के इंटरनेशनल मीटिंग्स होंगी और उसके बाद में इस एग्रीमेंट पर साइन किया जाएगा। अब नेक्स्ट इसी के मिलती जुलती एक और है BIPM। ये क्या होता है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स। ये भी आपका फ्रेंच में ही आ जाता है, ठीक है ना, ये होता है। नेक्स्ट है आपका इंडिया में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL, ठीक है। वो काम क्या करती है, मेंटेन करती है इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड को, ठीक है ना, इंडियन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, जो कि न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्या करती है ये, इंडिया में जितने भी मेजरमेंट होंगे, ठीक है, अलग अलग जगह पर कोई भी रिसर्च होगी, कोई भी मेजरमेंट होगा, या कोई भी मान लो आपका नई नई चीजें आविष्कार होंगी, उन सबके मेजरमेंट, उन सबकी यूनिट, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट कौन डिसाइड करेगा, ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी इसकी देखरेख करेगी, उसको डिसाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ तक का आप सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। इसके आगे बढ़ते हैं, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। तो भाई चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमें क्या देखना है, यूनिट के कुछ सिस्टम देखने हैं। वो कितने प्रकार के हैं बेटा, 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पर। सिस्टम ऑफ यूनिट आपके 3 टाइप्स के हैं, जिसमें कि पहला आपका यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं MKS सिस्टम। MKS सिस्टम को आप लोग क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है आपका मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक मतलब आपने सुना होगा मैट्रिकुलेशन से, ठीक है, मैट्रिक पास आउट होता है, उसका मतलब होता है 10 जो नंबर है हमारा, ठीक है ना। तो 10 से यहाँ पर रिलेटेड है। अब उसमें देख लेते हैं क्या होता है। इट इज बेसिकली अ मैट्रिक सिस्टम बेस्ड ऑन द पावर ऑफ 10, मतलब 10 की पावर में चलती है ये। किसको यूज करते हुए, बेस यूनिट को यूज करते हुए। इसका क्या मतलब है, इसमें आगे देखते हैं एग्जाम्पल से, आपको समझ में आ जाएगा कि 1 किलोग्राम मास है मेरे पास, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 की पावर 3 ग्राम, क्योंकि आपको ये पता है कि इसका बेस यूनिट क्या होती है, किसमें, जो आपका मास होता है उसमें बेस यूनिट बेसिकली, ऐसा ही बेस यूनिट अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, वो तो किलोग्राम है, लेकिन अभी आप एकदम बेस यूनिट को देखोगे तो ग्राम, फिर आपको क्या आता है बताओ, डेकाग्राम, फिर हेक्टोग्राम, फिर किलोग्राम। तो इस प्रकार से 10 की पावर में जो चलते हैं सारे, तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि 1 किलोग्राम मास आपका क्या है, 10 की पावर 3 ग्राम है। इसी प्रकार से 1 मीटर को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा बेटा, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर में हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये आपका क्या है बताइए, ये आपका है अभी MKS सिस्टम। लेकिन इसमें आप एक चीज ध्यान रखना कि जो आपकी पावर है ना यहाँ पर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, इसमें आपको सेंटीमीटर में लेते नहीं है इस यूनिट में, इसमें लेना आपको किसमें पड़ेगा, हमेशा किलोग्राम, मीटर और सेकंड में। मतलब क्या हुआ कि आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
ये एक्चुअलिटी में किसकी पावर है? ये बेस यूनिट की ही पावर है 10 की। ये क्या है आपका 10 की पावर 3 वी कैन से, है क्या नहीं? 10 की पावर 3 mm है ये आपका 10 की पावर 3 ग्राम है। और ये सेकंड तो आपका रहेगा ही 1 सेकंड, ठीक है ना? सेकंड में आपका कोई चेंज नहीं होता, सेकंड हमेशा सेकंड ही रहता है। ओके, तो चलिए इसमें आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पे था आपका यहाँ पर आता है, क्या आता है? सीजीएस और गॉसियन। सीजीएस सिस्टम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है आपका गॉसियन या मैट्रिक्स सिस्टम। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है कि हम इसमें कौन कौन सी चीजों को यूज करते हैं? एक तो सी फॉर सेंटीग्राम, जी स्टैंड फॉर ग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी यूनिट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, जैसे कि हमने बोला v 10 मीटर पर सेकंड, तो ये आपका किस में बेटा? अभी एमकेएस में। इसको सीजीएस में अगर आप बनाओगे तो 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये आपका हो जाएगा सीजीएस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर और सेकंड है। आई होप सो आपको यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये है बेटा, ये किसके लिए यूज होता है बेसिकली? इसको कौन यूज करता था आपके, बताइए? ये आपके ब्रिटिश में यूज होता था। ठीक है भाई, ब्रिटिश लोग इसको यूज करते थे, जो कि एफ फॉर फुट, पी स्टैंड फॉर पाउंड एंड एस स्टैंड फॉर सेकंड। ठीक है भाई, तो ये वाली बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसका कम यूज होता है क्योंकि इसके यूनिट कन्वर्जन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, आपको पता होगा। तो इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे मीटर में, इसको फिर आप किलोग्राम में, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसको हम इसलिए कम ही यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका आता है एमकेएस। ये क्या है भाई? ये अभी आपके पास यूज नहीं करने वाले आप, इसको क्लास 12 में आपको समझ में आएगा इसका यूज, जो कि किसके लिए यूज होता है? ये आपके इलेक्ट्रिकल यूनिट्स में। ठीक है ना, प्रैक्टिकल यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स, मतलब कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट लेने जाते हो, है कि नहीं? आप बोलते हो कि कितने एम्पेयर का आप फ्यूज लेने जा रहे हो, है ना? फ्यूज बोल दो आप, या फिर आप कोई भी रेजिस्टेंस तो ओम में आएगा। आप किसी भी एमसीबी ले लेते हैं आप, है ना? कई सारी यूनिट्स होती हैं, कई सारी चीजें होती हैं जो कि एम्पेयर के हिसाब से आती हैं, तो वो सारी बातें हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर बेसिकली एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम एंड एस फॉर सेकंड, बट ए स्टैंड फॉर एम्पियर। ठीक है ना, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। अभी बताएंगे आपको आगे, एक चीज और आएगी इसमें। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई हो तो नहीं होगी। तो ये आपका क्या था? पूरा यूनिट सिस्टम। अब इसमें आगे हम लोग देख लेते हैं फटाफट से कि कितने टाइप्स की आपकी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं उसको फटाफट। तो चलिए भाई यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पर अभी लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? देखो, अभी आपने यूनिट ऑफ सिस्टम तो देख लिए, ठीक है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस मेनली, और एक एमकेएस भी था। लेकिन अब यहाँ पर आपको बात करनी है एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कुछ नहीं है, बस आपको एक वर्ड याद रखना है यहाँ पर कि एसआई यूनिट क्या थी बेटा? एक स्कीम थी। स्कीम मतलब एक प्रपोजल था, जो कि किसने दिया था? सीजीपीएम ने 1971 में दिया था। सीजीपीएम आपको लास्ट बताया था क्या था? जनरल काउंसिल ऑफ वेट एंड मेजर्स। ठीक है, फ्रेंच थी ये, फ्रेंच में यहाँ पर था इसका। और स्टैंडर्ड स्कीम थी, किस चीज की थी? सिंबल, एप्लीकेशन एंड यूनिट्स की। कैसे समझ सकते हैं फिर इस चीज को? इसमें आप ऐसे समझ सकते हो बेटा कि जैसे फोर्स कोई क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको फोर्स दे दो, आप एसिलेशन ले लो। चलो, एसिलेशन है आपका, एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। उसका सिंबल क्या बनाया इन लोगों ने? ये बात समझना, एबिलेशन और सिंबल में अंतर क्या है ये यहाँ पर समझ लेना। ये जो आपने सिंबल लिया है ना ए, ये तो है एबिलेशन, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एबिलेशन, जिसके लिए यूज करा जाता है स्मॉल ए आपका। ठीक है, ये बराबर क्या हो गया? मान लो आपने देखा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसकी यूनिट हो गई। किसकी फॉर्म में? ये देखो, मीटर आपका क्या होता है बताइए? मीटर है आपकी एक फंडामेंटल और वैकेंसी बेस यूनिट। अभी आप आगे पढ़ोगे इसमें, बेस यूनिट है। और सेकंड क्या है आपका? बताइए, ये भी बेस यूनिट है। तो ये दोनों किसकी फॉर्म में है? बेस यूनिट की फॉर्म में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। ठीक है, पहली बात, एसआई यूनिट इज ऑलवेज कंसिडर इन द फॉर्म ऑफ बेस यूनिट्स। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये कि आप एसआई यूनिट को हमेशा बेस यूनिट की फॉर्म में ही लिखते हैं ज्यादातर। अभी कुछ क्वांटिटीज आएंगी, डेराइव क्वांटिटीज, इसमें आप आगे देखने वाले हो, तो उसमें अलग होंगी चीजें, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो यहाँ पर देखो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये सिंबल यहाँ पर क्या हो गया बेटा? इसका 5 मीटर, ये जो एम पर सेकंड स्क्वायर है, इसका सिंबल हो गया इसकी यूनिट का। तो ये जो आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या ये एबिनेशन है, ये सारी चीजें किसने दी थी? एसआई स्कीम के माध्यम से ही ये सारी चीजें आई थी। ठीक है ना, एसआई का मतलब है स्टैंडर्ड, क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली। ठीक है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है,
चलिए, अब यहाँ पर इसमें एक चीज और बोली गई थी कि इंडिया में इसको कब लागू किया गया था। ये कभी कभी जीएस में क्वेश्चन बन जाता है। ये अडॉप्ट किया गया था 1976 में बाय द एक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर एक्ट 1976 के एक्ट में इसको लागू कर दिया गया था इंडिया के अंदर भी। ठीक है भाई। चलिए, अब इसमें नेक्स्ट पार्ट आ जाता है इसका टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से बेसिकली अब चीजें समझने की शुरू हो जाएंगी, तो यहाँ से समझ के चलना ही काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या है देख लेते हैं इसको फटाफट से कि पहला टाइप क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी का। फिजिकल क्वांटिटी आपकी 3 प्रकार की होती है। फंडामेंटल, ठीक है, डेराइव, डेराइव मतलब ड्राइव होना, डेरिवेशन आपने नाम सुना होगा भाई। फिजिक्स का एक बहुत ही फेमस पार्ट है, आप लोग डरते हैं जिससे, डेरिवेशन। डेराइव का मतलब होता है किसी भी फंडामेंटल बेसिक फ्यू लॉज, तो ये बताए थे हमने फर्स्ट चैप्टर में आपको। तो उन्हीं बेसिक या फ्यूज फंडामेंटल लॉज से हम क्या करेंगे, हर एक चीज को डेराइव करेंगे अब यहाँ पर, है कि नहीं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज ये है, इसके बाद आएगी डेराइव क्वांटिटीज, और उसके बाद एक थोड़ा सा इस पे एक आप मैथमेटिकल टूल्स कह सकते हो जिसको आप बोलते हो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से, क्या है वो फंडामेंटल और बेस क्वांटिटी। ये क्या होता है भाई, दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज। ठीक है, those quantities which are independent of other quantities, its unit are called SI और बेस यूनिट। मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जो कि किसी और पर डिपेंड ना करे। ठीक है, ये अपने आप में ही फंडामेंटल है। मतलब आपको जो हमने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल या बेसिक फ्यू लॉ बताए थे ना, ये एक तरीके से वही है। यहाँ पर बस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बेसिक और फंडामेंटल है। यहाँ पर ये किसी और पर निर्भर नहीं करेंगी, नेचर में खुद ही प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगी। अभी हम यहाँ पर कुछ तालों की चाबी आपको देंगे खोलने के लिए, अभी देखते हैं। तो यहाँ पर भाई सबसे पहली बात आपको ये वाली ध्यान रखनी है कि दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज, की किसी और पर डिपेंड नहीं करेंगी। इसकी एसआई यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एसआई और बेस यूनिट। ठीक है ना, इन यूनिट्स को जो इसमें यूज करी जाती है फंडामेंटल में, इन्हीं को हम बोलते हैं एसआई और बेस यूनिट। ठीक है, और इसमें एक नाम और जोड़ देना, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है भाई, फंडामेंटल यूनिट्स भी आप लोग यहाँ पर नाम जोड़ देना इसका। चलिए, जिसको आप बेस यूनिट कहते हो। अब यहाँ पर इसमें टोटल 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज यहाँ पर अवेलेबल है। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। तो इन सातों के बारे में फटाफट से एक टेबल बनाकर हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, फिर सातों की सातों आपको क्लियर हो जाएंगी। ये वो सातों के साथ नहीं है जिनको आप एक साथ मानने के लिए बात कर रहे हैं, ये वो साथ नहीं है भाई। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। तो चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर भाई आपका है आपकी बार। तो जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, एक टेबल बनी हुई है आपकी, जो कि आपको फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज के लिए बनवाई गई है। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसके फटाफट से क्या एब्रीविएशन क्या क्या होंगे यहाँ पर इन फिजिकल क्वांटिटीज की, जो कि 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी। और इसमें एसआई बेस यूनिट क्या होंगी इनकी, एसआई या बेस यूनिट, और इनके सिंबल क्या होंगे इनकी यूनिट्स के। तो फटाफट से इनको देख लेते हैं भाई। चलिए देखिए यहाँ पर पहला होता है आपका मास। मास इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये आपको भी आगे पढ़ने को मिलेगा कि बेसिकली मास होता क्या है। ये आपकी बॉडी की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो कि नेचर ने इसको प्रोवाइड करी है, इसलिए ये फंडामेंटल में रखी गई है। इन सबको रखने का इसका कारण यही है कि नेचर की ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी है जो नेचर ने वो खुद प्रोवाइड कराई है किसी भी मैटर को। ठीक है, कोई भी मैटर है ना, जो कि हम नॉर्मली देखते हैं। कोई मैटर हो सकता है गर्म हो, जैसे हम कहते हैं मतलब चावल हमने खाए, है ना, वो हमारी बॉडी पर किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हमें ठंडा प्रोवाइड कराते हैं, तो वो उनकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर भी हमने क्या रखा, बॉडी की अपनी फंडामेंटल प्रॉपर्टी समझ के यहाँ पर रखी हुई है। सारी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसी भी मैटर की। ठीक है ना, तो चलिए भाई पहला इसका एब्रीविएशन है, इसमें आप लोग यूज करेंगे मास के लिए। आपको सभी को पता है एब्रीविएशन क्या होता है, सिंबल बेसिकली मास के लिए सिंबल एम लेना है आपको। यहाँ पर ये वो सिंबल बता रहे हैं जो भी आपके इस चैप्टर में डायमेंशन के लिए यूज होंगे। ठीक है ना, इसलिए हम एब्रीविएशन यहाँ पर लेके चल रहे हैं। स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है ये एम। लेंथ के लिए कैपिटल एल, टाइम के लिए कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आपका एम्पियर। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का जो एब्रीविएशन आता है वो आई नहीं आता बेटा, ए आता है। बताते हैं, चलिए पहले यहाँ पर इसका ये देख लेते हैं। एसआई बेस यूनिट क्या होगी यहाँ पर इसकी, आप सभी को पता है, किलोग्राम। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होगा आपका, बताइए। अच्छा, ये पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए भाई, किलोग्राम, और इसका सिंबल हो गया केजी। उसके बाद लेंथ का बताइए आप, लेंथ का होता है आपको सभी को पता है मीटर। ठीक है भाई, जो कि आपका हो गया स्मॉल एम। कंफ्यूजन मत करना, बहुत से बच्चे एम को, कैपिटल एम को इसकी लेंथ समझ लेते हैं। ठीक है ना, कैपिटल एम को ये मास है, ध्यान रखना।
टाइम का आपका होता है सेकंड, ठीक है भाई, ये आपका हो गया सेकंड। एम्पेयर ये करंट था, करंट की यूनिट होती है आपकी एम्पेयर, तो एम्पेयर का सिंबल यहाँ पर ए लेते हैं, यूनिट इसकी क्या होती है भाई, एम्पियर, इसका सिंबल भी यहाँ पर रहेगा ए, इसका यही चलता है। टेम्परेचर का आपका लेते हो बेटा आप थीटा, या फिर आप और करके के भी ले सकते हो, ठीक है। इसका वैसे टेम्परेचर का थीटा लिया जाता है किसी किसी किताब में, लेकिन आप यहाँ पर के भी ले सकते हैं। तो के का मीन्स होता है के स्टैंड्स फॉर केल्विन, जो कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है आपका केल्विन। इसकी ऐसा यूनिट भी केल्विन ही होती है, टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस नहीं होती। आप कभी भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन करोगे केल्विन को हमेशा, वो डिग्री सेल्सियस को हमेशा केल्विन में ही लेके आओगे आप कभी भी सॉल्व करते समय, ठीक है। केल्विन जिसका आपका यहाँ पर सिंबल हो जाएगा के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप सभी ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस है एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर उसे नाप रहे हो आप, तो किस में लोगे, फिर आप यहाँ पर केजी यूज नहीं करोगे, आप इसमें यूज करोगे मोल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, जो कि इसके मॉलिक्यूल्स का अमाउंट बताएगा कितना है यहाँ पर किसी भी मैटर में, 1 ग्राम मैटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो ये भी एक मैटर की अपनी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए यहाँ पर इसका जो सिंबल आता है आपका क्या आता है, ये MOL, ध्यान रखना इसमें MOL है, वैसे इसकी स्पेलिंग MOL ही होती है, और यहाँ पर इसके यूनिट का सिंबल भी मोल रहता है, MOL ओनली, ठीक है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके सिलेबस का नहीं बता देते हैं, इसमें इसका जो सिंबल है वो आपका रहता है CD, ठीक है ना, जिसकी फुल फॉर्म होती है कैंडेला, और यहाँ पर भी आ जाएगा CD। चलिए, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चमकने वाली प्रॉपर्टी है, अभी आप शॉर्ट में ही देखना, ल्यूमिनस मतलब चमकना, जैसे आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, ल्यूमिनस मतलब जो अपनी लाइट को रेडिएट कर सकता है, जैसे कि सन, ठीक है भाई। तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, इसमें एक क्वेश्चन है वो हम आपसे पुट करते हैं, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन बेटा ये था यहाँ पर, एक क्वेश्चन तो था मेरा टाइम से रिलेटेड आपके लिए, ठीक है, समय की डोर, बार बार हम मार्वल्स के इसी कंसेप्ट को लेकर चल रहे हैं आपके लिए, और एक आपका है यहाँ पर एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन मेरा करंट से रिलेटेड है, ये आप लोग सोचेंगे भाई, है कि नहीं, करके लाइएगा इसको घर से। ये आपका है कि वाई we choose current as a base quantity instead of a, बताइए, इंस्टेड ऑफ ए चार्ज। देखिए भाई आपको हिंट दे देते हैं थोड़ी सी, वैसे तो आप इलेक्ट्रिसिटी में पूरा पढ़ने वाले हैं आगे 12th क्लास में, कि चार्ज आपका एक फंडामेंटल और बेसिक प्रॉपर्टी होता है मास की ही तरह, ठीक है। तब भी हमने चार्ज को यहाँ पर नहीं कंसीडर किया है फंडामेंटल क्वांटिटीज में। ये आपका क्वेश्चन बेसिकली आगे का है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि चार्ज यहाँ पर क्यों नहीं दिया, क्यों, क्योंकि आपने 9th और 10th में पढ़ा है कि चार्ज Q इज टू कितना होता है हमारे पास, वो सॉरी करंट आपका I बराबर कितना होता है बताइए, Q/T। और अभी हमने आपको क्या बताया था, जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं फंडामेंटल वो कभी डिपेंड नहीं करती, लेकिन तो चार्ज पर डिपेंड कर रही है। टाइम तो आपका फंडामेंटल है ही है, कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल से मिलके तो बनती है ना। अगर कोई ऐसा हो रहा है फंडामेंटल से मिलके बन रही है तो इसका मतलब वो ड्राइव क्वांटिटी है हमारी आगे वाली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर करंट आपकी फंडामेंटल है ऑलरेडी, तब भी I=Q/T होता है आपका फॉर्मूला, यानी कि फंडामेंटल डिपेंड करता है चार्ज पर। चार्ज क्यों नहीं लिया हमने, करंट क्यों लिया, पहली बात तो ये है यहाँ पर, तो ध्यान रखना इस चीज को, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। दूसरा आपका टाइम से रिलेटेड, अभी हमने बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल, जो जितनी भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती, ना किसी अदर पे करती। तब भी यहाँ पर एक बात बताइएगा सिंपल, चाय मैंने रखी अपनी टेबल पर, ठीक है, हमने एक चाय गर्म करके टेबल पर रखी, समय के साथ साथ वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। आप जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। रेट जो वर्ड है, रेट मतलब दर, वो टाइम पर आ जाती है, हर एक क्वांटिटी की रेट टाइम पर आ जाती है। तो टाइम यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि इन सभी क्वांटिटीज को बांधे रखे हुए, तो फिर ये फंडामेंटल कैसे हो गया, या हम कह सकते हैं ये बाकी की बची हुई फंडामेंटल कैसे हो गई। समय की तो सारी बात है भाई, समय से तो हर एक चीज जुड़ी हुई है क्या नहीं। मार्वल में हमने पढ़ाई किया समय की डोर के बारे में, कि हर एक चीज समय की डोर से जुड़ी हुई है। आप रिवाइंड करोगे तो सारी चीजें रिवाइंड होंगी, सारी एक्टिविटीज रिवाइंड हो जाएंगी। जो चाय पहले ठंडी थी, रिवाइंड करने पर वो दोबारा गर्म हो जाएगी। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी पर भी इफेक्ट आया टाइम का, इस पर भी आएगा, है कि नहीं, और इस पर भी आएगा, इस पर भी, सब चीजों पर आ सकता है फिर तो इस हिसाब से। तो यही आपको सोचना है कि फंडामेंटल तब भी सारी फंडामेंटल क्यों है। इसमें वैसे ज्यादा कुछ सोचने का नहीं है, इसका आंसर चलिए हम ही बता देते हैं
कि वो यही है बेसिकली। देखो टाइम अगर ऐसे देखोगे आप, मल्टीवर्स की थ्योरी लगाओगे या अलग किसी रिलेटिविटी की थ्योरी अगर आप लगाते हो, टाइम को चेंज करते हो, पहली बार तो टाइम हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। फिर भी अगर रिलेटिविटी लगाओगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है अभी, ये हम आपको बता चुके थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स चल रही है, क्लासिकल फिजिक्स चल रही है। इसके अंदर टाइम जो है हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, सिर्फ बढ़ेगा टाइम, कभी पीछे नहीं आ सकते अब वापस। ठीक है, तो इसलिए सारी क्वांटिटीज फिर इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? तो चलिए ये क्वेश्चन तो हम ही ने बता दिया, आप ये वाला क्वेश्चन जरूर पता करके लाइएगा अभी। इसमें इसमें अभी आगे एक टॉपिक और है लास्ट इस वीडियो में, वो भी देख लेते हैं फटाफट से। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। नेक्स्ट है आपकी यहाँ पर डेराइव्ड यूनिट्स। तो ये क्या होती है भाई डेराइव्ड यूनिट्स? बताइए। डेराइव्ड यूनिट्स या डेराइव्ड क्वांटिटीज आपकी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि आपकी रिक्वायर करती हैं दो या फिर दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे समझ लेते हैं इसको? जैसे मैंने आपसे बोला बेटा कि फोर्स, ठीक है, F बराबर कितना होता है आप सभी को पता है, ma। इसको आगे भी पढ़ेंगे अभी कैसे आता है क्या है। F बराबर ma हो गया, ठीक है। मास की यूनिट बताना आप क्या होगी ma की। बेसिकली अभी आप ये भी देखोगे तो m इंटू ए जो आपका यहाँ पर क्वांटिटी है, इसको ऐसे लिख लो कि ये यहाँ पर ये भी क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल है। ऐसी रिलेशन को भी और आप यहाँ पर क्या कर दो, इसे एक्सपेंड कर दो, तो ये हो जाएगा m। ऐसी रिलेशन में कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई टी हो जाएगा ये, ठीक है। एक्स आपकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो इसको आप जब देखोगे तो मास की कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बताइए कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक? आई होप तो नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड, ये एक्स अपॉन टी स्क्वायर होगा ना यहाँ पर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपका, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे 1, 2 और 3 क्वांटिटीज पर, 3 फंडामेंटल या बेस यूनिट्स या क्वांटिटीज पर ये आपकी डेराइव क्वांटिटी डिपेंड कर रही है। सिमिलरली आप ऐसी रिलेशन का भी देख चुके हैं, एक्स अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसी रिलेशन जो है आपका, इसका भी आप देख ही चुके हो भाई। तो ऐसी रिलेशन में आपका ए बराबर कितना होता है, एक्स बाई टी स्क्वायर। तो चलिए भाई देखिए यहाँ पर फोर्स आपने देख लिया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन का था ए बराबर एक्स बाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी आपका ड्राइव क्वांटिटीज में आएगा। और भी कई सारे एग्जांपल्स हैं आपका, ठीक है ना। टॉर्क का भी आप आगे पढ़ने वाले हो, जितने भी आप आएंगे, वेलोसिटी हो गया आपका, ठीक है ना। आप यहाँ पर एरिया ले सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, मतलब उन 7 क्वांटिटीज को छोड़कर जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी आपकी डेराइव क्वांटिटीज होंगी। चलिए अब यहाँ पर एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और आ जाती हैं आपकी, ये क्या होती है इनको देख लेते हैं। बेसिकली क्या है आपका, एक पहले आपको बता दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके एक्सेप्शन आ जाते हैं, एक्सेप्शन भी नहीं, मैथमेटिकल टूल्स है ना, तो इसलिए यहाँ पर क्वांटिटीज के कुछ रूल्स को फॉलो नहीं करती है। तो क्या रूल्स है देखते हैं। पहला, इसमें 2 टाइप की क्वांटिटीज होती है। ये पहला आता है प्लेन एंगल, जो आपके नॉर्मल एंगल आपने सुने हैं, मैथ का ही पार्ट है ये। प्लेन एंगल क्या होता है, इट इज द रेशियो, ठीक है भाई। किस किस का रेशियो है ये, ध्यान रखना है कि रेशियो है किस किस का, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस आर के बीच का, ठीक है। लेंथ जो होती है आर्क की, जो कि आपने डीएस मानी है, और रेडियस आपने आर मानी है, इसका एक रेशियो है। तो इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखना है यहाँ पर। अच्छा एक मिनट, ऐसा यूनिट इसकी क्या हो जाती है यहाँ पर, रेडियन। ऐसा यूनिट इसकी रेडियन हो जाती है भाई, क्यों? क्योंकि लेंथ आपने दी है तो ये इसको आप एक तरीके से मीटर में नाप सकते हैं, और रेडियस भी आपकी वैसे तो मीटर में ही है, तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो वो यूनिट तो बननी नहीं चाहिए। लेकिन रोटेशन की वजह से इसमें यूनिट डेवलप होती है जिसका नाम है रेडियन। ये आपके लिए नया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, काफी सारी जगह यूज होगा ये। तो रेडियन इसकी यूनिट होती है। एंगुलर जितने भी आपकी चीजें अब चलेंगी एंगुलर मोशन में, तो आप रेडियन का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। क्योंकि आर्क क्या होता है, देखो अभी आप बना लेते हैं इसको। मान लो आपने ये कोई आर्क लिया, ठीक है, इसका मान लो कोई सेंटर रहा होगा इस प्रकार से, ये इसका सेंटर हो गया। यहां से ये जो आपने डिस्प्लेसमेंट कवर करी है ना थीटा, ये जो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपने कवर करी है, यही आपका क्या है, एक तरीके से प्लेन एंगल, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और यहां से लेकर यहां तक, इस पॉइंट से लेकर ये जो ए बी है आपका, तो ए बी जो आर्क है ना आपका, ये आपका बराबर हो गया डीएस, स्मॉल लेंथ का मतलब होता है आपकी आर्क लेंथ से। ये भी आप आगे सारी चीजें पढ़ोगे। एस स्टैंड फॉर आर्क लेंथ और डीएस मीन्स स्मॉल अमाउंट में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना अभी के लिए, अभी हम सारी चीजें पढ़ने वाले, मैथमेटिकल में ही आएगा ये पूरा, मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है ना। तो ए बी आपका हो गया डीएस, और रेडियस इसकी थी आपकी आर। तो इनका रेशियो जब आप निकालते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये तो नहीं होगा आपने, तो वही फॉर्मूला बन जाता है ये। तो आप यहाँ पर लिख देना, डेट इज थीटा इज इक्वल टू डीएस बाई आर, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अच्छा, इसमें अब जो हमने बोला था आपसे कि इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। डायमेंशन अभी आप आगे पढ़ोगे। डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी डेराइव क्वांटिटी का फंडामेंटल के रूप में एक्सप्रेस किया जाना। ठीक है, तो ये नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने देखा मीटर से मीटर कैंसिल, तो कोई भी डायमेंशन बचा यहाँ पर फंडामेंटल बचा नेट नहीं ना। तो यहाँ पर कोई भी डायमेंशन आपका नहीं बचता है, लेकिन इसके पास यूनिट है। इसलिए हमने आपसे बोला था मैथमेटिकल टूल है ये आपका, जो कुछ लॉस को फॉलो नहीं करेगा यहाँ पर यूनिट एंड डायमेंशन के। चलिए नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर 2 पाई रेडियन। हम यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाते हैं कि 2 पाई मतलब पूरा चक्कर होता है। सर्किल में आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक आ गए, इसको हम बोलते हैं 2 पाई। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से। जैसे हमने आपको भी बताया है, ये 2 पाई क्या है, पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर लेते हो। 2 पाई यार आपने सरकमफेरेंस सुनी होगी। ठीक है, एक चक्कर में कंप्लीट करने के लिए जितनी भी आपके पास डिस्टेंस निकल के आती है उसे हम 2 पाई आर सरकमफेरेंस के बराबर ले लेते हैं। सरकमफेरेंस का जो इन्वेंशन हुआ था वो बेसिकली किससे हुआ था? 2 पाई से। एक चक्कर के लिए आप जो मानते हैं एंगल रेडियन के अंदर, वो कितना मानते हैं भाई? 2 पाई मानते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो 2 पाई एंगल आपका स्टैंड फॉर 360 डिग्री कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कंप्लीट रोटेशन आप ले सकते हैं यहाँ पर पूरे एक चक्कर के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, तो 1 डिग्री में आप निकाल दोगे आराम से पाई बाई 180 रेडियन, और 1 रेडियन में आपका 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाता है। कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो चलिए भाई, इसमें आपका ये पूरा यहाँ पर कवर हो चुका है। आगे देख लेते हैं फटाफट से इसका नेक्स्ट पार्ट बी वाला, जिसका नाम है आपका सॉलिड एंगल। ठीक है, फटाफट से देख लेते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पर आगे। देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको, बेसिकली जो अभी आपने पढ़ा था। यहाँ पर क्या पढ़ा था हमने? डिग्री और रेडियन के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर 2 चीजें और आ जाती हैं बेटा एंगल में, है ना। तो वो क्या होती है भाई? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है ना। तो बेसिकली मिनट और सेकंड क्या है यहाँ पर? है कि नहीं? ये घड़ी वाले होंगे या कोई और होंगे, क्योंकि आपको देखना है यहाँ पर, है कि नहीं। तो बेसिकली 60 मिनट जो है आपके ये वही है, और 60 सेकंड आपके इस तरीके से हो गया। ये तो आपको पता ही होगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, नो डाउट। लेकिन आपको ये बताना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट क्यों होंगे, बेसिकली आपको ये बताना है। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और करके कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड, ये भी निकल जाएगा आसानी से फिर तो बेसिकली आपका क्वेश्चन ये है यहाँ पर। ठीक है, कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट क्यों होते हैं, ये आपको ढूंढ कर लाना है। आपने मैथ में भी पढ़ा होगा भाई, तो वहां पर भी आता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। चलिए नेक्स्ट है आपका यहाँ पर बी पार्ट सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है इसको देख लेते हैं फटाफट से। बताइए क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ इंटरसेप्टेड एरिया टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। ठीक है भाई, ध्यान रखना इसमें जो इंटरसेप्टेड एरिया है, एरिया का हम लेते हैं किसमें? रेडियस के स्क्वायर से रेशियो कराते हैं, तो उसमें हमको क्या मिल जाता है? यहाँ पर ये डी ओम इसका सिंबल है। ठीक है, बेसिकली ओम है इसका सिंबल, ये वाला। ठीक है ना, इसको हम डी मतलब होता है बेसिकली स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, कि छोटा एंगल के लिए हम डी ओम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब वो क्या था यहाँ पर? एक एपेक्स बोलते हैं इसको बेटा। इस पॉइंट को आप वर्टेक्स की जगह एपेक्स बोलते हैं, क्योंकि एरिया पर डिपेंड करता है। एरिया का एक क्या है? सेंटर है स्फेरिकल सरफेस डीए का। डीए क्या है? एरिया इंटरसेप्ट मतलब होता है काटना। हमने किसी बड़े एरिया में से एक छोटा एरिया काटा, जिसको आप स्मॉल एरिया डीए कह रहे हो, उसके हमने क्या करें यहाँ पर एक पॉइंट पर ला करके फोकस कराए सभी पॉइंट्स। ठीक है, तो वहां पर जो एंगल फॉर्म हुआ है उसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, क्योंकि सॉलिड है, इसकी 2 डायमेंशन है ना, तो सॉलिड में आएगा फिर ये, है ना। तो ये आपका हो गया डी ओम। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं इसकी एसआई यूनिट पर। एसआई यूनिट इसकी होती है स्टेरेडियन ऐसा। ठीक है, उसकी रेडियन, इसकी है स्टेरेडियन। और वही यहाँ पर डी अपॉन आर, इस पर आपको समझ में आ गया होगा, रेशियो है। या आप इसको शॉर्ट में ये वाला याद रखना, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। यहाँ पर भी आप देखोगे मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि कोई दिक्कत, ये कट जाएगा तो क्या हो गया? डायमेंशन लेस हो गया। तो आप देख सकते हो इट इज डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये बताएंगे आपको डायमेंशन क्या होती है, टेंशन मत लो। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब इसमें यहाँ पर आपकी 3 टेबल आएंगी मेन, जो कि इस चैप्टर में बस यही 3 टेबल्स हैं जो आपको देखनी है। वैसे किताब में काफी सारी दे रखी होती है, लेकिन मेनली आप इन तीनों को जरूर देख लेना। पहली होती है आपकी नॉर्मल फंडामेंटल वाली, जो हमने बनवा दी है। दूसरी आपकी आएगी ड्राइव क्वांटिटीज की, जो हम बताएंगे। और तीसरी आएगी आपकी यूनिट कन्वर्जन की, जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में उसका यूज होगा। तो चलिए देख लेते हैं आप उन टेबल्स को, स्क्रीनशॉट दो इसका। तो चलिए भाई, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख ही रहे होंगे कि हमने टेबल अपनी तैयार कर ली है। कि किस चीज की टेबल है इसको देख लीजिए फटाफट से। ये है बेसिकली आपकी एसआई डेराइव यूनिट, जो हमने बताई थी ना, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है,
उनकी यूनिट्स को हम क्या बोलते हैं, डेराइव यूनिट। तो होंगी तो वो भी ऐसा यूनिट ही, क्योंकि हम उनको यूज करते हैं हर जगह स्टैंडर्ड लेवल पर। तो ऐसा ही डेराइव यूनिट को हम बेस क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं इन टर्म ऑफ ऐसा ही बेस यूनिट में। तो यहाँ पर हम इनकी डेराइव यूनिट लिखेंगे कुछ, और यहाँ पर लिखेंगे कुछ बेस यूनिट। हमने यहाँ पर मेन अभी बता दिए जो हम बेसिकली आप लोग जानते होंगे, क्योंकि टेबल में जब आप देखोगे तो काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी। तो अभी यहाँ पर उनका डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा अभी हमने कैसे उसका फॉर्मूला लिखा, क्यों ये सब चीजें हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादातर इसमें यूनिट दे रखी है आपकी बुक में टेबल के अंदर, है ना। तो वो हम जब डिस्कस कराएंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ने पर होंगे या पढ़ा चुके होंगे, ठीक है ना। सारी चीजें फिर हाथ के हाथ हम लेके चलेंगे सारी फिजिकल क्वांटिटीज को। अभी हम यहाँ पर मेन आपको समझा दे रहे हैं टेबल एक्चुअलिटी बताना क्या चाह रही है। देखो यहाँ पर जैसे आपने लिया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या हो जाएगा, अभी आप सभी को पता है डेराइव यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर क्यूब। इसकी बेस यूनिट भी यही रहेगी। बेसिकली तो वैसे ये है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, है कि नहीं। ये फंडामेंटल बेस यूनिट ही है इसकी, जिसको आप मीटर क्यूब भी बोलते हो। कुछ तो आपकी सेम ही रहेंगी, लेकिन ये बनी किससे है बताइए। मीटर को 3 बार आपने मल्टीप्लाई किया तब। वेलोसिटी क्या होगी भाई, मीटर पर सेकंड। तो इसको आप क्या लिखोगे भाई, यहाँ पर भी वही रहेगा मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत, क्योंकि ये भी दो फंडामेंटल से मिलकर बनी है। एड इसमें इसलिए करी होगी, डेराइव यूनिट्स हैं आपकी या डेराइव क्वांटिटीज हैं उनकी, ये दोनों हो गई डेराइव यूनिट्स, जो कि फंडामेंटल से मिलकर बनी है बेस यूनिट से। ऐसी लिखना भी आपका वही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी आप देख लो, ये होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, सभी को पता है डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसके लिए यूनिट क्या हो जाएगी बेटा बताइए, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो वही आपकी ये फंडामेंटल बेस यूनिट के टर्म्स में ये आ गई। अब एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी आपकी इंपॉर्टेंट है, ई बराबर हो जाएगा आपका जूल में। मान लो 1 जूल आपने लिया इसमें एनर्जी, ठीक है ना। वैसे इसकी एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारी एक्स। कोई दिक्कत, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी यहाँ पर बताइए, न्यूटन मीटर बन जाएगी। न्यूटन आप लोग ऑलरेडी जानते हो, कई बार मैं बता भी चुका हूँ। इसकी यूनिट जब आप ऐसा ही बेस में देखते हो तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है न्यूटन की, इनटू डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर और आएगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो ये क्या हो गया आपका, ऐसा ही बेस यूनिट हो गई इसकी, किसकी, जूल की। वैसे आप यहाँ पर क्या लेते हो इसमें ध्यान रखना, जूल आपका ये रहता है यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपका क्या है, डेराइव यूनिट है इसकी एनर्जी की, और ये आपकी ऐसा ही बेस यूनिट है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए पावर को देख लेते हैं हम यहाँ पर। पावर में भी आप लोग सभी देख चुके हो, वाट होती है यहाँ पर, ठीक है ना। वाट देखते हैं यहाँ पर, तो वाट को बेसिकली हम कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर ऐसा ही बेस में। तो पावर इज इक्वल टू कितना होता है यहाँ पर, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन की ये गई आपके पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम और था तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये आपका हो जाएगा यहाँ तक। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए चार्ज को, आपको चार्ज का अभी हमने बताया भी था, ये फंडामेंटल नहीं डेराइव्ड है, क्यों ये आपको घर से करके लाना है। तो क्यू इज इक्वल टू आप फॉर्मूला अगर देखोगे तो ये हो जाएगा आई टी, ठीक है, आई इंटू टी। वैसे इसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक है। सिंबल इसका होता है सी। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को भी। सी आपका सिंबल हो गया। आप लेकिन इसको फंडामेंटल के बेस पे देखोगे तो हो जाएगा आपका ए इंटू टी बराबर एम्पेयर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक, ये इसकी हो गई फंडामेंटल। तो बेसिकली आपको पता था इसलिए यहाँ पर हमने लिख दी। फ्रीक्वेंसी को आपको सभी को पता है भाई, क्या लिखते हैं, हर्ट्ज, एच जेड। कोई दिक्कत यहाँ तक। हर्ट्ज को जब आप कन्वर्ट करते हो यहाँ पर तो आपको पता है क्या होता है यहाँ पर, सेकंड इनवर्स, क्योंकि ये क्या होती है, रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन 1 सेकंड, यानी कि पर सेकंड पर इसको देखते हैं। सेकंड इनवर्स इसकी क्या होगी, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी हो गई। तो ये वो क्वांटिटीज थी जो आप लोग पहले से देख चुके हो या जान चुके हो। बाकी आपकी बुक में जितनी भी दे रखी है वो अलग है, जब पढ़ा देंगे, जब आपको समझाएंगे आगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो फटाफट। नेक्स्ट, तो चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट से। इसमें है आपका एसआई प्रीफिक्स फॉर यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं कि कुछ प्रीफिक्स देखने वाले हैं। अभी एग्जाम्पल दे देंगे आपको, एग्जाम्पल देख लो। चलो जैसे मैंने आपका लिख दिया किलोमीटर, है ना, हेक्टोमीटर, सेंटीमीटर। क्या होता है, एक बेस यूनिट जो है आपकी, है ना, एक बेस यूनिट है जिसमें आपका 1 होता है। बेसिकली आप उसे 1 मानोगे। मान लो मीटर को मैंने 1 करा, तो यहाँ पर एम के एस में क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर, ठीक है ना, इस तरीके से 10 की पावर -3, मतलब ये आपका कितना होगा बताइए, 10 की पावर कितने लगाने पड़ेंगे जीरो यहाँ पर मीटर में, मतलब 10 की पावर 3 मीटर होगा ना इसमें 10 की पावर 2 मीटर।
इसमें 10⁻² मीटर। इस तरीके से आपकी चीजें चलेंगी। वही सारे आपके खाली यहाँ पर फैक्टर है, उसके सिंबल है और उसके प्रीफिक्स है, क्या लगेंगे आगे, हम क्या बोलते हैं उनको। तो पहला आप देख चुके हैं यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल योटा बोलते हैं इसको, जिसका मतलब है 10⁻24। काफी हाई होता है ये। जो बड़े बड़े आप यूनिट कन्वर्जन देखते हैं उसमें इसका यूज होता है 10⁻24। फिर आपका आता है जेटा 10⁻21, जिसका सिंबल जेड है। हेक्सा का ई, इसका 10⁻18 है। फिर आपका पेटा आता है, पी होता है कैपिटल, इसका है 10⁻+15 मीटर। टेरा आपका टी है, जिसका मतलब है 10⁻+12। गीगा आपका देखा होगा आपने, गीगाबाइट, उस तरीके से 10�9 है ये, लेकिन वो अलग कंसेप्ट है, ठीक है ना। वहां पर 1024 पे हम लोग बिट्स लेते हैं उस तरीके से, वो अलग कंसेप्ट है गीगा का। यहाँ पर अलग है, टेरा, गीगा, मेगा, ये सब अलग है। तो यहाँ पर ये एम है, इसमें होता है 10⁻6। किलो में आपका के 10⁻3। हेक्टो में आपका एच 10⁻+2। डेका में आपका 10⁻+1। ठीक है। योक्टा में आप देखोगे यहाँ पर स्मॉल वाई है, तो क्यों, चलिए यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। +1 के बाद अब आप आओगे इसमें छोटा। बीच में आपका क्या था बेटा, ध्यान रखना है, इसमें कोई भी आप यूनिट ले सकते हो। यहाँ पर मास की, लेंथ की, टाइम की, किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को या डेराइव क्वांटिटी को आप यहाँ पर रखकर कर सकते हो, ठीक है ना। यूनिट आपका क्वांटिटी है, जिसकी यूनिट मान लो अगर आपने मीटर दिए तो मीटर के आगे ये प्रीफिक्स लग जाएंगे सारे, ठीक है ना। जिसका मतलब आपका यहाँ पर फैक्टर याद रखना, इसका फैक्टर रहेगा आपका 1, ठीक है। या फिर 10⁻0 भी कह सकते हो आप। यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो इसको, 10⁻0 रहता है, क्योंकि 1 के बाद अब आप आ गए 0 पर। अब आप जाओगे माइनस में, तो माइनस में सबसे पहले डेस ही आता है, सभी को पता है। फिर सेंटी, फिर मिली, फिर माइक्रो, फिर नेट, यहाँ तक तो पता होगा। उसके बाद आपका आता है पिको 10⁻−12। उसके बाद फेमटो 10⁻−15। और एटो आता है आपका 10⁻18, इसका स्मॉल ए। जेप्टो आपका जेड 10⁻21। और लास्ट आपका योक्टो वाई है, जिसका मतलब 10⁻24। ये नहीं है कि आपको मैक्सिमम में जितना इंसान जानता है, इससे ज्यादा जानते हैं हम लोग। हम आपको रेंज में फिजिक्स की जो रेंज थी उसमें बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सिंबल मेनली ये वाले यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक, यहाँ पर इस पार्ट को हम यहीं पर चलिए भाई, हम यहाँ पर इस पार्ट को अब खत्म करने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। तो अच्छा, एक चीज और, बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कुछ बच्चे कि सर इसका मतलब क्या है। बेसिकली 007 हम आपसे बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए हमारे पास 2 ओ है ना, हमारी लाइफ में भी, और मेरे पास भी 2 ओ है जो मैं आपको दे सकता हूँ। वो क्या है, या तो आप ये वाला लोग खुश रहो या फिर आप सैड हो जाओ, ठीक है। ये आप ही पर डिपेंड करेगा भाई। देखिए हमारा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। अब आप चाहे रोकर पढ़ें चाहे हंसकर पढ़ें, आपकी मर्जी है। सेम इसी तरीके से आप जिंदगी का कंसेप्ट ले सकते हो, चाहे आप हंसकर जियो चाहे आप रोकर जियो, ये आपकी मर्जी है भाई, है कि नहीं। हर कोई मेहनत करता है, हर कोई पैसे कमाता है, लेकिन यहाँ पर आपका बेसिकली बात आ जाती है सारी इन्हीं 2 चीजों पर। खुश कौन है अपने काम से, जो काम से खुश है वो लाइफ में हमेशा खुश रहेगा, ये बात ध्यान रखना। कितनी भी फालतू की खुशी आप ले लेना साइड की, कोई मैटर नहीं करेगी। सिर्फ अगर आपका काम आपके पसंद का है तो आप खुश रह सकते हो, अन्यथा आप कभी खुश नहीं रह सकते। पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता, ना ही कोई अदर थिंग्स आपको खुशी दे सकती है। सिर्फ आपको खुशी देगी आपका ये काम। मुझे ये काम पसंद है इसलिए मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली ये काम मुझे खुशी देता है, मोटिवेशन देता है अंदर से जब हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो वही वाली बात है। तो इस चीज़ पर भाई आप लोग करिए यहाँ पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। और इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है भाई, तो उसके लिए भी तैयारी करिए। और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है इसको, ठीक है ना। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है। चलिए, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।